नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस क्लास में। देखिए, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं का अध्याय नंबर 21, जिसका नाम है जीवन के निर्माणकारी घटक कोशिका और ऊतक। जैसे कि पहले की कक्षाओं में मैं आपको बता चुकी हूँ, जो आपके प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, यूकैरियोटिक कोशिका होती है, उन दोनों में क्या अंतर है। साथ के साथ हमने बात की थी जो आपके यूकैरियोटिक कोशिका है उसके अंदर कौन कौन आते हैं, और यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर भी हमने बात की थी आपके पादप कोशिका की और जंतु कोशिका की। तो जो आपके यूकैरियोटिक सेल होती है, यूकैरियोटिक कोशिका होती है, उसके अंदर कौन से कोशिका अंग होते हैं, कौन से कोशिका भाग होते हैं, उनके बारे में हमने बात की थी। कोशिका अंगों की अगर हम बात करें तो आपके कौन से कोशिका अंग हमने पढ़े हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा है, हमने तारक पढ़ा है जिसे अपन सेंट्रोसोम कहते हैं, हमने ईआर पढ़ा है जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, अंतःहृदयी जालिका कहा जाता है, लाइसोसोम पढ़ा है, केंद्रक पढ़ा है, साइटोप्लाज्म पढ़ा है। इन सब के बारे में हमने यहाँ पर पिछली कक्षा के अंदर बात कर चुके हैं। आज की इस कक्षा के अंदर हम बात करेंगे आपके जो कोशिका विभाजन है उसके बारे में। कोशिका विभाजन क्यों जरूरी है, कितने प्रकार का होता है और किस किस तरह से होता है, इसके बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कोशिकाएं समय के साथ, जैसे आपको पता है कि आपके घर में कोई सामान है वो खराब हो जाता है, वो वहां से आप हटा देते हो। ऐसे ही आपके जो कोशिकाएं हैं वो भी क्या होती है, समय के साथ खराब होती है, नष्ट हो जाती है। तो और उन्हें बदलने की क्या होती है, आवश्यकता होती है। जैसे मान लो कि आपके घर में कोई सामान या फिर कोई ऐसी मशीन लगी हुई है, टाइम टाइम पर उसकी रिपेयरिंग जरूरी होती है। अगर उसके पुर्जे खराब हो जाते हैं तो अपन उन पुर्जों को हटा के नए पुर्जे लगाते हैं। ऐसे ही आपकी जो कोशिकाएं समय समय पर क्या होती है, नष्ट होती है, और उन्हें बदलने की क्या होती है, आवश्यकता। नई कोशिकाओं की आवश्यकता केवल नष्ट कोशिकाओं को बदलने के लिए ही नहीं होती, बल्कि उनके घाव और चोट की मरम्मत के विकास के लिए और प्रजनन के लिए भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ खराब हो रही है तो इसीलिए यहाँ से इनको हटा दिया जाए। आपके चोट लग जाती है तो भी आपकी कोशिकाएं विभाजित होकर उस चोट को सही करती है। अब जब एक नया बच्चा बनता है तो उसके लिए अपन को क्या चाहिए, युग्मक चाहिए। मादा के अंदर मादा युग्मक चाहिए और नर के अंदर नर युग्मक यानी कि शुक्राणु चाहिए। तो ये जो आपके शुक्राणु और अंडाणु बन रहे हैं वो भी कोशिका विभाजन से ही बनते हैं। तो उसी के आधार पर हम कोशिका विभाजन के प्रकारों की यहाँ पर अपन बात करेंगे। नई कोशिकाएं कोशिका विभाजन के फलस्वरूप बनती हैं। तो आपके जैसे मान लीजिए ये क्या है, एक कोशिका है। अब ये कोशिका जब आपके विभाजित होगी तभी तो 2 कोशिकाएं बनेगी। अब ये 2 से 4 कोशिकाएं बन जाएगी। इस तरीके से कोशिकाएं विभाजित होती है और नई नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। अब बात करते हैं कि आपके कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है। देखिए, कोशिका विभाजन आपका 2 प्रकार का होगा। परीक्षा के अंदर जब प्रश्न पूछा जाए आपसे कि कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन को हम कहते हैं माइटोसिस। क्या कहा जाता है, माइटोसिस कहा जाता है। और जबकि अर्धसूत्री विभाजन को अपन कहते हैं मियोसिस। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर किसकी, समसूत्री विभाजन की, और फिर हम बात करेंगे अर्धसूत्री विभाजन की। जो आपके पादप होते हैं और जंतु होते हैं उनमें समसूत्री विभाजन लगभग एक जैसा ही होता है। तो हम केवल जंतु के अंदर जो समसूत्री विभाजन है उसकी बात करेंगे, जिससे आपको पादप कोशिका के अंदर विभाजन का भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए बात करते हैं समसूत्री विभाजन। जंतुओं के अंदर अगर अपन बात करें, एनिमल्स के अंदर, तो समसूत्री विभाजन होता क्या है। सबसे बड़ा आपको जो हमेशा कंफ्यूजन रहता है ना समसूत्री और अर्धसूत्री में, यही कि इन दोनों में अंतर क्या है। इन दोनों में अंतर पता चलेगा तभी तो हम इन दोनों को क्या कर पाएंगे, कंपेयर कर पाएंगे। तो देखो, आपके जो समसूत्री विभाजन होता है ना, उसमें क्या होता है कि एकमात्र कोशिका से आपके 2 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। ठीक है, एक मात्र कोशिका है, उससे क्या बनती हैं, 2 पुत्री कोशिकाएं बन जाती है। अब जितने मात्र कोशिका के अंदर आपके गुणसूत्र होते हैं,
गुणसूत्र मैंने आपको क्या बताया था, गुणसूत्र होते क्या है, तो गुणसूत्र अपने जो कोशिका है, जैसे ये क्या है आपकी एक कोशिका, इस कोशिका के अंदर ये क्या है केंद्रक, इस केंद्रक के अंदर अपने गुणसूत्र मौजूद होते हैं। इन्हीं गुणसूत्रों से तो आपके जो एक जोड़ी गुणसूत्र है लिंग गुणसूत्र, उन्हीं से पता चलता है कि बच्चा लड़का है या लड़की है। ठीक है, अब देखिए उसकी बात करेंगे बाद में, पहले यहाँ पर आते हैं कि आपके समसूत्री विभाजन में क्या होगा, एक मात्र कोशिका से दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। लेकिन आपके जितने मात्र कोशिका के अंदर गुणसूत्रों की संख्या है एक कोशिका में, जैसे मान लो कि इसमें गुणसूत्रों की संख्या मैंने लिख दी 4, ठीक है, तो आपकी जो दो पुत्री कोशिकाएं बनेगी उसमें भी क्या होगा, 4 गुणसूत्र ही होंगे। कितने, 4 गुणसूत्र ही होंगे। ये होता है आपका समसूत्री विभाजन, कि जिसमें एक मात्र कोशिका से दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है और पुत्री कोशिकाओं में भी मात्र कोशिका के समान ही गुणसूत्रों की संख्या रहती है। अब ये जो समसूत्री विभाजन होता है वो कौन सी कोशिकाओं के अंदर होता है, अभी हम यहाँ पर आगे जब देखेंगे तो ये एक लाइन पढ़ेंगे इसके अंदर समसूत्री विभाजन के अंदर, कि चोट को सही करने के लिए, घाव को सही करने के लिए समसूत्री विभाजन जरूरी है। तो उसके लिए आपको कुछ कोशिकाओं के बारे में पता होना चाहिए। देखो हमारे अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं हैं, कौन कौन सी, अगर अपन बात करते हैं तो आपके एक होती है कायिक कोशिका और दूसरी आपके होती है कौन सी, जनन कोशिका। ठीक है, एक है आपके कायिक कोशिका और दूसरी है आपके जनन कोशिका। तो जो कायिक कोशिका होती है ना बच्चे, इनमें क्या होता है, इनके अंदर समसूत्री विभाजन होगा। अब आप कहोगे कि मैम इन दोनों में अंतर क्या होता है, कायिक कोशिका और जनन कोशिका के अंदर। तो कायिक कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं होती है जो कि मान लो कि आपको कहीं चोट लग गई, अब चोट लग गई, वहां की सेल जो है वो क्या हो गई, वहां की जो कोशिका है वो नष्ट हो गई, खराब हो गई, तो उसकी जगह पे नई कोशिकाएं आना जरूरी है ना। तो उस चोट को भरने के लिए, उस घाव को भरने के लिए वहां की जो आसपास की कोशिकाएं होती है वो क्या होती है, विभाजित होना प्रारंभ हो जाती है। वो विभाजित होगी, विभाजित होकर वहां पर नई कोशिकाएं बना लेगी और आपके जो घाव है या फिर चोट है वो सही हो जाती है। तो ऐसी कोशिकाओं को अपन क्या कहते हैं, कायिक कोशिका कहते हैं। बात करते हैं यहाँ पर जनन कोशिका की। तो जनन कोशिका क्या होती है, आपको पता है कि आपके नर के अंदर क्या बनता है, शुक्राणु जो कि नर युग्मक है, और मादा के अंदर क्या बनता है, अंडाणु जो कि मादा युग्मक है। ठीक है, तो आपके जब ये शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं तभी तो जाके युग्मनज का निर्माण होता है। अब इस युग्मनज में आगे विभाजन हो के आपके क्या बनता है, एक भ्रूण का विकास होता है और एक बच्चा बनता है। तो यानी कि एक बच्चे को बनाने के लिए हमें कौन सी कोशिकाओं की जरूरत पड़ी, जनन कोशिकाओं की जरूरत पड़ी। अब ये जो आपके जनन कोशिका होती है वो कौन सी है, आपके शुक्राणु और अंडाणु, है ना। तो यानी कि ये जो जनन कोशिकाएं होंगी उसमें क्या होगा, आपके अर्धसूत्री विभाजन होता है। उसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। यानी कि जनन कोशिकाओं के लिए अर्धसूत्री विभाजन और कायिक कोशिकाओं के लिए समसूत्री विभाजन हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। आई बात समझ में, दोनों में अंतर क्या हुआ, ये कायिक कोशिका में होगा, ये जनन कोशिका में होगा। दूसरा अंतर क्या होगा कि आपके जो समसूत्री विभाजन होता है तो जितनी मात्र कोशिका है आपके एक मात्र कोशिका से, जैसे मान लीजिए कि दो पुत्री कोशिकाएं बनी, तो मात्र कोशिका के अंदर जितने गुणसूत्रों की संख्या है उतने ही गुणसूत्रों की संख्या किसमें होती है, पुत्री कोशिका के अंदर होती है। लेकिन अगर अपन जब बात करेंगे अर्धसूत्री विभाजन की तो उसमें क्या होगा कि जितने गुणसूत्रों की संख्या किसके अंदर है, मात्र कोशिका के अंदर है। मान लो कि मात्र कोशिका के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 46। अब ये कोशिका विभाजित हुई तो इसने जब पुत्री कोशिकाएं बनाई तो पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या रह जाती है, आधी रह जाती है। तो 46 का आधा क्या हुआ, 23। तो यानी कि जो दो पुत्री कोशिकाएं बनी उनमें गुणसूत्रों की संख्या रह गई सिर्फ कितनी, 23।
अर्ध का मतलब होता है आधा, अर्ध का मतलब क्या है? आधा। तो गुणसूत्रों की संख्या आधी, जबकि समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या जितनी मात्र कोशिका में है उतनी ही पुत्री कोशिकाओं के अंदर होगी। आई बात समझ में? तो ये एक अंतर आपको पता होना चाहिए, तब जाके आपको समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहां पर हम समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन की परिभाषा की। समसूत्री विभाजन में एक कोशिका दो एक समान संतति कोशिकाओं को उत्पन्न करती है, यानी कि ये एक कोशिका है, इस एक कोशिका से दो समान क्या होगी? पुत्री कोशिकाएं अपन को यहाँ पर, यानी कि संतति कोशिकाएं अपन को यहाँ पर मिलेगी। समसूत्री विभाजन वृद्धि व अंगों की टूट फूट की मरम्मत के लिए आवश्यक है। मैंने क्या बताया? जैसे आपको चोट लगी तो चोट लगने पर वहां की जो कोशिकाएं है वो नष्ट हो गई, खराब हो गई, इसीलिए वहां की कोशिकाओं ने, आसपास की कोशिकाओं ने क्या किया? समसूत्री विभाजन किया और समसूत्री विभाजन करके वहां की जो कोशिका है उसको दोबारा से बना दिया, पुनः बना दिया, तो आपकी चोट सही हो गई। और हमारे शरीर की जो वृद्धि हो रही है उसके लिए भी, अब भाई ऐसा नहीं होता ना कि जो एक छोटा बच्चा पैदा हुआ वो जीवन भर वैसा ही रहता है, वो बड़ा भी होता है, उसके अंग भी बड़े होते हैं और उसका विकास भी होता है। तो जब उसका विकास होता है तो वो कैसे हो रहा है? जो सारी वृद्धि हो रही है उसके अंगों में, उसमें, तो वो कैसे हो रही है? कोशिका विभाजित हो रही होगी तभी तो हो रही होगा ऐसा। तो यहाँ पर भी आपके समसूत्री विभाजन ही होता है। बात करते हैं अर्धसूत्री विभाजन की। तो देखो, इस कोशिका विभाजन में लिंग कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि आपके जो अंडाणु हैं और शुक्राणु हैं वो क्या है? आपके जनन कोशिका यानी कि लिंग कोशिकाएं। भाई तभी तो अपन को पता चलता है ना, अंडाणु है यानी कि लड़की, शुक्राणु है यानी कि लड़का। ठीक है, तो आपकी ये जो जनन कोशिकाएं होती है इन्हीं के लिए आपका क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन, जो कि मादा में अंडा व नर में शुक्राणु बनाती है, और यही क्या है? आपकी दोनों जनन कोशिकाएं हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में कि ये किस में होगा और ये किस में होगा। अब यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे समसूत्री विभाजन को, जिसको अपन क्या कहते हैं? माइटोसिस कहा जाता है। समसूत्री विभाजन के मुख्य चरण जंतु व पादप कोशिकाओं में क्या होते हैं? समान होते हैं। ठीक है, इसके जो जितने भी चरण होंगे वो जंतु और पादप दोनों में समान होंगे। अपन यहाँ पर बात करते हैं जंतु कोशिका में समसूत्री विभाजन की। एक दो चीजें जो है वो पादप कोशिका में अलग होती है, वो अपन लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, जो कॉमन है वो अपन यहाँ पर बात करते हैं। देखो, समसूत्री विभाजन के दौरान होने वाली घटनाओं का क्रम। यहाँ पर मेरे पास क्या है? मान लीजिए ये एक कोशिका है। ठीक है, इस कोशिका के अंदर क्या है? इस कोशिका के अंदर ये है अपना केंद्रक। ठीक है, अब इस केंद्रक के पास क्या होते हैं? ऐसे धागे रूपी संरचना होती है। ऐसे बिल्कुल धागे रूपी संरचना जो है वो ऐसे बिल्कुल संघनित होके पड़ी रहती है। ठीक है, जिन्हें अपन क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन बोलते हैं। क्या बोला जाता है? इनको क्या बोला जाता है? क्रोमेटिन नेटवर्क या फिर क्रोमेटिन कहा जाता है। ठीक है, अब ये क्रोमेटिन ऐसे पड़े हुए हैं एक जाल के रूप में। अब ये जब इस अवस्था में है तो यानी कि अपनी जो कोशिका है वो विभाजन के लिए क्या है? तैयार है। कोशिका क्या है? विभाजन के लिए तैयार है। तो यहाँ पर जब ये क्रोमेटिन फाइबर है, जिन्हें अपन क्रोमेटिन नेटवर्क कह रहे हैं, ये जब आ गए अपने पास तो ये कोशिका गई अब विभाजन में। तो आपके समसूत्री विभाजन की सबसे पहली अवस्था आ जाएगी प्रोफेज अवस्था। प्रोफेज अवस्था में क्या होगा कि जैसे मान लीजिए ये आपकी कोशिका है। ठीक है, तो ये जो आपके क्रोमेटिन है ना, ये संघनित होने लग जाते हैं, यानी कि इनका द्विगुणन हो जाता है। द्विगुणन का मतलब क्या होता है? जैसे ये एक धागे रूपी संरचना है, द्विगुणित होके ये कुछ इस प्रकार से आपके गुणसूत्र जो है वो बनने लग जाते हैं। इस प्रकार से गुणसूत्र जो है आपके बनने लग जाते हैं। ठीक है, इनका क्या हुआ? क्रोमेटिन का द्विगुणन हो गया। तो इस अवस्था को यानी कि बिल्कुल साफ साफ अपन को नजर आने लग जाते हैं, ये धागे अलग होके ऐसे द्विगुणित होके इस प्रकार की संरचना बनाने लग जाते हैं। इस अवस्था को अपन क्या कहते हैं? प्रोफेज अवस्था कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? प्रोफेज अवस्था कहा जाता है। इसके साथ साथ आपको याद है अपन ने पढ़ा था सेंट्रोसोम, याद है, जिसे अपन ने क्या कहा था? तारककाय कहा था। और मैंने आपसे कहा था कि कोशिका विभाजन के अंदर इस तारककाय को मैं आपको बताने वाली हूं। तो यहाँ पर जो आपके तारककाय मौजूद होता है वो तारककाय क्या करता है? वो भी विभाजित होता है। ये तारककाय भी क्या होगा? आपके विभाजित होगा। ठीक है, तो ये प्रोफेज अवस्था आ गई। अब जब प्रोफेज अवस्था से दूसरी अवस्था आएगी, वो कौन सी आएगी? मध्य अवस्था, जिसे अपन कहेंगे मेटाफेज। जब ये कोशिका आपके प्रोफेज अवस्था में आ जाती है, तो जब ये मध्य अवस्था में जाएगी, तो यानी कि प्रोफेज अवस्था में जब ये आती है, तो ये जो केंद्रक झिल्ली है ना इसकी, वो नष्ट होने लग जाती है, खत्म होने लग जाती है, गायब होने लग जाती है। कौन? ये केंद्रक झिल्ली। ठीक है, आपकी क्या होगा कि केंद्रक झिल्ली जो है वो गायब होने लग जाएगी। देखिए यहाँ पर केंद्रक के भीतर गुणसूत्री पदार्थ, जिसे अपन ने क्या कहा? क्रोमोसोमल मटेरियल या फिर क्रोमेटिन नेटवर्क कह दिया। तो ये आपके क्या है? क्रोमेटिन नेटवर्क संघनित होकर गुणसूत्र बना देता है। तो यहाँ पर ये संघनित हुए, गुणसूत्रों का द्विगुणन हुआ और ये आपके क्या बन गए? क्रोमेटिन फाइबर आपके गुणसूत्र बन गए। केंद्रिका झिल्ली जो है वो विलुप्त हो जाती है। तो ये जो झिल्ली है ना वो क्या हो जाती है? धीरे धीरे यहीं से जब ये इस स्टेज में आ रहा है, इस अवस्था में आ रहा है, तो ये झिल्ली जो है अब यहाँ पर नष्ट हो जाएगी। ठीक है, ये विलुप्त हो गई। अब देखो प्रोफेज से जो दूसरी अवस्था आएगी वो कौन सी आएगी? प्रोफेज अवस्था के बाद अपने आ जाएगी कौन सी? मध्यावस्था। इनका क्रम आपको याद रखना है, क्योंकि क्रम में ही आपके ये विभाजन पूरा होता है। ठीक है, देखो आपके क्या हुआ कि यहाँ पर एक कोशिका है जो कि पूरी तरीके से तैयार है अपने विभाजन के लिए। यहाँ पर ये क्या है? सेंट्रोसोम, जिसे मैंने क्या कह दिया? तारककाय कह दिया। ठीक है, ये क्या है? तारककाय। यहाँ पर ये क्या है? केंद्रक है। इस केंद्रक के अंदर ये क्या है? क्रोमेटिन नेटवर्क है पूरा। इसको अपन क्या कहते हैं? केंद्रिका यानी कि न्यूक्लियोलस। और ये आपका पूरा केंद्रक है ही। ठीक है, यानी कि ये कोशिका बिल्कुल तैयार है अपने विभाजन के लिए। विभाजन के लिए सबसे पहले कौन सी अवस्था में जाएगी? प्रोफेज अवस्था में, जिसमें क्या होगा कि आपके ये गुणसूत्रों ने देख रहे हो आप, इस तरीके से आपकी संरचना में यहाँ पर जूम करके इसको बना देती हूँ, इस तरीके से आपकी संरचना बन रही है। यानी कि गुणसूत्रों ने आपका क्या कर लिया है? द्विगुणन कर लिया है। आपके ये जो क्रोमेटिन फाइबर है या फिर क्रोमेटिन नेटवर्क है वो द्विगुणित हो गए, संगठित हो गए। इस तरीके से गुणसूत्र यहाँ पर इन्होंने बना लिए। ये जो आपके गुणसूत्र हैं, ये जो यहाँ पर बने हैं, इनकी भुजाओं को अपन क्या कहते हैं? इनकी भुजाओं को कहा जाता है क्रोमेटिड। क्या कहा जाता है? ये जो भुजा नजर आ रही है आपको, इनको अपन कहते हैं क्रोमेटिड। ठीक है, और ये जिस मध्य बिंदु पर लगे हुए हैं, इस मध्य बिंदु को अपन क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर कहा जाता है। सेंटर का मतलब क्या होता है? बीच में। तो यानी कि इन क्रोमेटिड्स के जो बीच में इस तरीके से लगा हुआ है उसे अपन ने क्या कह दिया? यहां पर इसको अपन ने नाम दे दिया सेंट्रोमियर। आ गई बात समझ में? तो ये अब इसके साथ साथ जो हमने देखा यहाँ पर सेंट्रोसोम, ये भी क्या होता है? विभाजित होने लगता है और विपरीत ध्रुवों पर क्या ये विभाजित हुआ। अब क्या करेगा? जैसे ये प्रोफेज अवस्था में से किस में जाएगा? मध्य अवस्था में जाएगा, यानी कि मेटाफेज स्टेज में जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या होगा? विपरीत ध्रुवों पर। विपरीत ध्रुवों का मतलब क्या होता है कि अपन कहते हैं ना कि तो ये तो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है, यानी कि मैं इस दिशा में जाऊंगा तो वो इस दिशा में जाएगा। यानी कि एक तारककाय जो है विभाजित होकर इस तरीके से विपरीत ध्रुवों पर आने लगता है। या फिर अपन इसको यहां पर बना सकते हैं। अगर अपन यहां पर नहीं बनाए इसको तो हम यहां पर बना सकते हैं। बस होगा क्या कि ये विपरीत ध्रुवों पर आएगा। ठीक है, देखिए सेंट्रोसोम दो बराबर भागों में बंट जाता है, जिसे अपन ने क्या नाम दे दिया? जब ये दो बराबर भागों में बंट गया तो इस सेंट्रोसोम को अपन ने नाम दे दिया सेंट्रियोल। क्या नाम दे दिया? सेंट्रियोल नाम दे दिया। ठीक है, अब देखो आपके केंद्रक झिल्ली जो है वो आपके क्या हो गई? विलुप्त हो गई। तारककाय विभाजित हो गया, विपरीत ध्रुवों पर आ गया, जिसे अपन ने सेंट्रियोल कह दिया। जिन्हें सेंट्रियोल कहते हैं, इनमें से प्रत्येक दो विपरीत दिशाओं में चला जाता है और
देखो यहाँ पर ये विपरीत दिशाओं में गए। अब यहाँ पर जब ये विपरीत दिशाओं में जाते हैं तो इस तरीके से तरकु तंतुओं का निर्माण करने लगते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, स्पिंडल फाइबर कहा जाता है। क्या बना लेते हैं, ये तरकु तंतु का निर्माण करते हैं, जिनसे साइटोप्लाज्म का निर्माण होता है। अब देखिए यहाँ पर आपके किस तरीके से समसूत्री विभाजन होगा, अपन एक एक पूरी अवस्था को यहाँ पर डायग्राम के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर मेरे पास ये क्या है, एक कोशिका है, ठीक है। इस कोशिका में ये क्या है, अपना केंद्रक है। इस केंद्रक के पास क्या है, ये पूरे क्रोमेटिन जाल है। ये क्या है आपका क्रोमेटिन नेटवर्क या फिर क्रोमेटिन जाल, मैंने इसको नाम दे दिया। इसके पास साथ में ये क्या है, केंद्रिका। और यहाँ पर ये अपना हो गया क्या, ये मान लीजिए ये है अपना सेंट्रोसोम, ठीक है, ये है सेंट्रोसोम। तो ये क्या हुआ, क्रोमेटिन जाल, या फिर अपन इसको क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन नेटवर्क भी कहा जाता है। ये क्या है, केंद्रिका, और ये है अपना सेंट्रोसोम तारक का है। अब ये जो पूरी कोशिका है वो क्या है, विभाजन के लिए तैयार है। इसमें होगा विभाजन चालू। तो विभाजन जब चालू होता है तो सबसे पहले जो अवस्था आती है वो है आपकी प्रोफेज अवस्था। प्रोफेज अवस्था के अंदर क्या होता है कि आपके ये जो केंद्रक झिल्ली है वो नष्ट होने लगती है, यानी कि आपके ये विलुप्त होगी। इस तरीके से मैं इसको बना सकती हूँ कि ये जो केंद्रक झिल्ली है वो नष्ट हो रही है। ये जो आपके क्रोमेटिन नेटवर्क है, क्रोमेटिन जाल है, ये क्या होने लग जाते हैं, संघनित होते हैं, यानी कि द्विगुणित होंगे, संघनित होंगे, और आपकी किसका निर्माण कर लेते हैं, इस तरीके से गुणसूत्रों का निर्माण कर लेते हैं। ये क्या है, आपके गुणसूत्र हैं। तो इस तरीके से आपके ये गुणसूत्रों का निर्माण कर लेते हैं कौन, क्रोमेटिन जाल। केंद्रक झिल्ली विलुप्त होने लग गई। साथ के साथ आपका ये जो सेंट्रोसोम है वो भी क्या होने लगता है, विभाजित होने लगता है। तो ये क्या है आपका, मान लीजिए ये जो सेंट्रोसोम है वो आपका विभाजित हो रहा है, ठीक है। ये कौन सी अवस्था आ गई, अपनी प्रोफेज अवस्था आ जाती है। अब अपन बात करते हैं कि प्रोफेज के बाद कौन सी अवस्था आती है। तो देखो, प्रोफेज के बाद जो अवस्था आएगी, इन अवस्थाओं का क्रम यही रहेगा, क्रम नहीं बदलना है आपको, ठीक है। देखिए, प्रोफेज के बाद अपनी आती है मध्यावस्था। मध्यावस्था में क्या होता है, ये क्या है अपना कोशिका। केंद्रक झिल्ली तो विलुप्त तो हो ही गई है। आपका ये जो सेंट्रोसोम है यानी कि तारक काय है वो विभाजित होकर आपके कहां पर आ जाता है, इस तरीके से ध्रुवों पर आ जाता है। ये क्या है आपका, ये मान लीजिए ये है तारक काय, और कहां आ गया, विपरीत ध्रुवों पर विभाजित होकर विपरीत ध्रुवों पर आ गया। यहाँ पर ये जो गुणसूत्र होते हैं, जब ये आपके ये जो गुणसूत्र होते हैं, ये एक मेटाफेजिक प्लेट, जिसे अपन क्या कहते हैं, एक विषुवत रेखा। तो ये मान लीजिए ये क्या है, अपनी विषुवत रेखा है, ठीक है। इस विषुवत रेखा पर क्या होंगे, आकर लग जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो आपके क्या होते हैं, गुणसूत्र इस विषुवत रेखा पर आकर लग जाते हैं। ये इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं एक बीच की पट्टिका पर, जिसे अपन क्या कहते हैं, मध्यावस्था कहते हैं। साथ के साथ आपका क्या होता है मध्यावस्था में, कि आपके जब ये प्रोफेज से मध्यावस्था में आ रहा है तो तरकु तंतुओं का निर्माण स्टार्ट हो जाता है। कौन करेगा, ये तारक का है। तो इस तरीके से ये जो तरकु तंतु है, ये क्या है आपके तरकु तंतु, ये जो तरकु तंतु है उनका निर्माण स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब ये तरकु तंतु क्या करते हैं, ये तरकु तंतु अपनी साइड इन क्रोमोसोम, ये जो अपना गुणसूत्र है, इसकी भुजा को मैंने क्या नाम दिया था, इनकी भुजा को अपन ने नाम दिया था क्या, क्रोमेटिड नाम दिया था, नहीं दिया था, क्रोमेटिड। अब ये क्या करते हैं, इनका जो मध्य बिंदु मैंने आपको बताया था वो क्या बताया था, सेंट्रोमियर। क्या है ये, सेंट्रोमियर। सेंटर का मतलब होता है ना बीच में, तो यानी कि इनका जो मध्य बिंदु है वो है सेंट्रोमियर, ठीक है। आ गई बात। अब क्या हुआ कि ये जो सेंट्रोमियर है इन क्रोमेटिड को क्या रख रहा है, पकड़े हुए रख रहा है। तो ये तरकु तंतु जब यहाँ पर बन जाते हैं तो मध्यावस्था में आपके ये जो गुणसूत्र इस तरीके से विषुवत रेखा पर क्या हो गए, व्यवस्थित हो गए। मध्यावस्था के बाद जो अपनी अवस्था आती है, इस मध्यावस्था को अपन क्या भी कहते हैं, मेटाफेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेटाफेज कहा जाता है। मेटाफेज के बाद जो अपनी अवस्था आती है उसे अपन कहते हैं एनाफेज।
एनाफेज के अंदर क्या होगा कि ये जो तर्कु तंतु बने हैं ये इन गुणसूत्रों, ये जो गुणसूत्र यानी कि क्रोमेटिड जो है, इसमें आपके क्या है, ये भुजा यानी कि दो भुजाएं अपनी यहाँ पर, ये हो गए दो क्रोमेटिड। तो ये जो क्रोमेटिड है वो अपने अपने ध्रुवों की साइड जाने लगते हैं, यानी कि ये वाले जो क्रोमेटिड है वो इस साइड जाएंगे, ये वाले क्रोमेटिड इस साइड जाएंगे। उसको अपन क्या कहेंगे, उसको कहा जाएगा आपके कौन सी अवस्था, यहाँ पर मेटाफेज के बाद जो आएगी उसे अपन कहेंगे एनाफेज। देखिए कि सेंट्रियोल के बीच में तंतुओं का तुर्क दिखाई देता है। ये जो आपका सेंट्रियोल है इसके बीच में ये आपके ये क्या है, तंतुओं का तर्कु है, ठीक है, स्पिंडल ऑफ फाइबर दिखाई देता है। प्रत्येक गुणसूत्र दो क्रोमेटिड में बना होता है। तो ये अपने जो प्रत्येक गुणसूत्र है इसके इस तरीके से दो क्या है, क्रोमेटिड है, जिनको सेंट्रोमियर थामे रखता है। जो इनका मध्य बिंदु है वो क्या है आपके यहाँ पर, ये क्या है, बीच में जो इस तरीके से बना हुआ है वो है आपका सेंट्रोमियर। गुणसूत्र तर्कु के मध्य में या विषुवत रेखा पर व्यवस्थित हो जाते हैं। तो देखो ये जो एक मध्य पट्टिका है उस पर आपके क्या हो गए, ये जो क्रोमोसोम है वो व्यवस्थित हो गए, जिस अवस्था को अपन ने क्या नाम दे दिया, मेटाफेज यानी कि मध्य अवस्था। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर सेंट्रोमियर टूटता है आपका, ये टूटेगा और ये जो क्रोमेटिड है वो अपने अपने ध्रुवों की साइड जाने लगेंगे। अब प्रत्येक गुणसूत्र के क्रोमेटिड अपना सेंट्रोमियर पर आ जाते हैं और क्रोमेटिड अब गुणसूत्र कहलाते हैं, जो एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं और इसके पश्चात ये तर्कु के विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो है टूट के ध्रुवों पर जाने लगते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये जो अवस्था है इसको अपन ने क्या नाम दे दिया, एनाफेज अवस्था नाम दे दिया। एनाफेज के बाद जो अवस्था आती है वो आती है अंत्यावस्था, जिसे अपन कहते हैं टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होगा कि ये जो कोशिका है ना उसमें इस तरीके से खाच बनने लग जाती है। आपको दिख रही है ये वाली खाच, ये इस तरीके से खाच बनने लग जाती है। जैसे आप मान लो कि एक आटे का एक गोली बनाई है आपने, ठीक है, आपको उसमें से थोड़ा सा आटा निकालना होता है, उसको दो बराबर भागों में तोड़ना होता है, तो आप इसमें इससे ऐसे खाच बनाते हो, उसको अलग कर देते हो। इस तरीके से इसमें भी क्या होता है, ऐसे खाच बनती है और ये दो कोशिकाएं आपस में अलग होने लगती है बनके। तो आपके अंत्यावस्था यानी कि टीलोफेज के अंदर क्या होगा, इस कोशिका में खाच बनने लगती है। देखिए गुणसूत्र अपनी पहचान खो देते हैं और दो ध्रुवों पर क्रोमेटिन धागों के नेटवर्क में बदल जाते हैं। ये अपनी पहचान खो देंगे, जो अपने गुणसूत्र बने हैं वो फिर से क्रोमेटिन जाल बनने लग जाते हैं। ध्रुवों पर निर्मित क्रोमेटिन पदार्थ के दोनों नए गुच्छों पर केंद्र की झिल्ली बनने लगती है। तो अपनी जो प्रोफेज अवस्था में अपन ने देखी कि केंद्र की झिल्ली विलुप्त हो रही है, वो वापस से बनने लगती है। तो इस तरीके से ये जो आपकी कोशिका है वो आपके अलग हो गई और ये वापस से केंद्रक झिल्ली बनना स्टार्ट हो गई। केंद्रक झिल्ली आपके बनने के साथ साथ आप यहाँ पर देख रहे हैं ये क्रोमेटिन जाल भी आपका बनने लग गया। तो जब इसमें खाच बनी तो ये कोशिका आपके दो कोशिकाओं में विभक्त हो गई और ये यहाँ पर आपका समसूत्री विभाजन पूरा होता है, जिसमें क्या हुआ कि आपके सबसे पहले प्रोफेज अवस्था आई, फिर मेटाफेज आई, फिर एनाफेज आई, फिर टीलोफेज आई। जो लास्ट वाली होती है उसे अपन कहते हैं साइटोकाइनेसिस। क्या कहा जाता है, साइटोकाइनेसिस कहा जाता है, जिसमें ये जो दो पुत्री कोशिका है, संतति कोशिका है, वो बन जाती है। देखो आपके क्या होता है, कोशिका के मध्य में दोनों दिशाओं पर कोशिका झिल्ली में खाच दिखाई देने लगती है। खाच गहरी होकर जनक कोशिका को पूरी तरीके से विभाजित करके दो संतति कोशिकाएं बना देती है। तो आपके ये जो इस तरीके से खाच बनी थी ये क्या करेगी, बिल्कुल पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी, दो पुत्री कोशिकाएं बन जाएगी। यहाँ पर ये बात हुई अपने समसूत्री विभाजन की। देखिए एक बार समसूत्री विभाजन में हमने कौन कौन सी जो है स्टेज या फिर इनकी क्या पड़ी है, कौन कौन सी अवस्था पड़ी है। सबसे पहले अपन ने बात की थी यहाँ पर प्रोफेज अवस्था की। प्रोफेज के बाद अपनी आई थी कौन सी, मध्यावस्था, जिसे अपन क्या कहते हैं, मेटाफेज कहा जाता है। फिर आपके कौन सी आई थी, एनाफेज, जिसे अपन कहते हैं पश्चावस्था।
पश्चावस्था के आपके बाद कौन सी अवस्था आई थी? अंत्यावस्था, जिसे अपन क्या कहते हैं? टीलोफेज कहा जाता है। और अंत्यावस्था के बाद अपने आई थी साइटोकाइनेसिस। क्या आया था? साइटोकाइनेसिस, जिसमें आपके क्या हुआ? दो पुत्री कोशिकाएं यहां पर बन गई। आई क्या नहीं आई बात समझ में? तो ये बात हुई अपनी किसकी? समसूत्री विभाजन की जंतु कोशिकाओं में। अब बात करते हैं कि पादप कोशिकाओं में इससे भिन्न क्या होता है। तो क्या आपको याद है, मैंने आपको जब जंतु कोशिका और पादप कोशिका बताया था तो उसमें मैंने आपको इतना जरूर बताया था कि जो सेंट्रोसोम होता है, तारक काय, वो पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है। तो यहाँ पर जो विभाजन हुआ है सेंट्रोसोम का, क्या वो पादप कोशिका के अंदर होगा? नहीं ना, क्योंकि वहां पर तो आपका सेंट्रोसोम या तारक काय है ही नहीं। देखिए यहाँ पर पादप कोशिका में जंतु कोशिका में होने वाले समसूत्री विभाजन में दो मुख्य अंतर। पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं होते, लेकिन साइटोप्लाज्म में तर्को निर्माण होगा। समसूत्री विभाजन के संपूर्ण हो जाने पर पादप कोशिका का साइटोप्लाज्म संकीर्णित नहीं होता, यानी कि उस तरीके से उसमें खांच नहीं बनती। ठीक है, तो ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका में समसूत्री विभाजन में अंतर हो गया। आगे चलिए, अब बात करते हैं यहाँ पर इसके स्थान पर एक कोशिका पट्टिका अथवा एक नई कोशिका भित्ति तर्कु के बीच साइटोप्लाज्म में बन जाती है। यह भित्ति दोनों ओर बढ़कर मूल कोशिका को दो संतति कोशिकाओं में बांट देती है, यानी कि इस तरीके से जैसे उसमें खांच बनी थी उन दो आपके एक मात्र कोशिका को दो पुत्री कोशिकाओं में विभाजित करने के लिए, इसमें वो खांच नहीं बनेगी। अब बात करते हैं यहाँ पर कि समसूत्री विभाजन क्यों जरूरी है। तो देखो, हमें पता है कि समसूत्री विभाजन हो रहा है आपके कायिक कोशिकाओं के अंदर। तो जब ये कायिक कोशिकाओं के अंदर समसूत्री विभाजन हो रहा है तो यानी कि आपके जब चोट लग जाएगी, घाव हो जाएगा, तो वहां की कोशिकाएं नष्ट होती है, उसको तो उसके आसपास की जो कोशिकाएं है वो विभाजित होकर नई कोशिकाएं बनाती है। इसी के लिए समसूत्री विभाजन जरूरी है। संतति कोशिकाएं जनक कोशिकाओं से समान संख्या में गुणसूत्र ग्रहण करती है, यानी कि जितने आपके मात्र कोशिका के पास यहाँ पर गुणसूत्र है उतने ही पुत्री कोशिकाओं के पास गुणसूत्र अपने आएंगे। अन्य शब्दों में समसूत्री विभाजन एक बराबरी वाला विभाजन है। क्यों बराबरी? कैसे? कि भाई जितने तुम्हारे पास गुणसूत्र होंगे उतने ही गुणसूत्र हमारे पास भी होंगे, जिसमें कि दो संतति कोशिकाएं एक दूसरे के एवं अपनी जनक कोशिका के समतुल्य होती है। यहाँ पर यह बात पूरी हुई अपने समसूत्री विभाजन की। समझ में आया थोड़ा बहुत? देखो, कोशिका विभाजन के बारे में हमने क्या पढ़ा है। यहाँ पर कोशिका विभाजन का मतलब क्या होता है कि जो कोशिका है वो विभाजित होकर नई कोशिकाओं का निर्माण करती है, उसे अपन कहते हैं कोशिका विभाजन। ये क्यों जरूरी है? तो आपके जनन कोशिकाओं के निर्माण के लिए और अन्य नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए जरूरी है। दो प्रकार का होता है, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन में हम क्या देखते हैं कि जो एक मात्र कोशिका है वो दो पुत्री कोशिकाओं का, अपने ही समान दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है। जितनी गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका में होती है उतनी ही गुणसूत्रों की संख्या पुत्री कोशिकाओं में भी होती है। चोट लग जाने पर घाव को सही करने के लिए ये जो समसूत्री विभाजन है वो जरूरी होता है, तो इसीलिए समसूत्री विभाजन आपका कायिक कोशिकाओं के अंदर होगा। समसूत्री विभाजन में जब हम पढ़ते हैं तो चरण जो है कुछ इस प्रकार होते हैं कि आपके कोशिका जो है बिल्कुल तैयार होती है विभाजन के लिए, जिसमें आपके क्रोमेटिन जाल होता है, केंद्रक झिल्ली होती है, सेंट्रोसोम तारक काय है। जब ये प्रोफेज अवस्था में आता है तो आपके जो केंद्रक झिल्ली है वो नष्ट होने लगती है। क्रोमेटिन जो जाल था, नेटवर्क था, वहां पर ये जो है संघनित होते हैं और गुणसूत्रों का निर्माण कर लेते हैं, यानी कि द्विगुणित हुए और गुणसूत्र यहाँ पर आपके बन गए। साथ के साथ तारक काय भी विभाजित होने लगता है। अब ये जो दूसरी अवस्था आएगी वो अपनी आती है मध्य अवस्था, जिसे अपन कहते हैं मेटाफेज, जिसमें ये जो क्रोमोसोम है उसकी भुजाओं को अपन कहते हैं क्रोमेटिड, इसके बीच के बिंदु को अपन कहते हैं सेंट्रोमियर। ये जो होगा ये क्या करता है कि मध्य अवस्था के अंदर ये जो क्रोमोसोम है वो आपके एक विषुवत रेखा पर लग जाते हैं, मध्य पट्टिका पर लग जाते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं मेटाफिजिक प्लेट कहा जाता है। फिर आपकी क्या आता है, फिर उसके बाद तीसरी अवस्था आती है जिसे अपन क्या कहते हैं एनाफेज कहा जाता है।
एनाफेज को अपन पश्चावस्था भी बोलते हैं, जिसके अंदर ये जो क्रोमोसोम है वो टूटकर अपने अपने विपरीत ध्रुवों पर जाने लगते हैं और आपके तर्कतंतु इनको लेकर जाते हैं। बात करते हैं उसके बाद यहाँ पर चौथी अवस्था जो आती है वो आपके अंत्यावस्था, जिसे अपन क्या कहते हैं, टीलोफेज कहा जाता है। अंत्यावस्था में क्या होता है कि अपने वापस से जो केंद्रक झिल्ली है वो बनने लगती है, ये जो गुणसूत्र है वो अपनी पहचान खो देते हैं, आपके ये जो कोशिका है वो उनमें खाच बनने लग जाती है। फिर आती है पांचवी साइटोकाइनेसिस, जिसमें क्या होगा, दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। इस तरीके से ये जो समसूत्री विभाजन है वो पूरा होता है जंतु कोशिका के अंदर। बात करें पादप कोशिका में तो यही चरण रहते हैं, बस इसमें जो सेंट्रोसोम है, तारक काय है, वो अनुपस्थित होता है। साथ के साथ जो खाच इसमें बनी है जंतु कोशिका में, इसमें वो खाच नहीं बनती है। और ये समसूत्री विभाजन का महत्व क्या है, तो आपके जो भी कोशिकाएं नष्ट हो जाती है कायिक कोशिकाएं, तो नई कायिक कोशिकाओं के निर्माण के लिए समसूत्री विभाजन होता है। तो चोट और घाव को सही करने के लिए समसूत्री विभाजन होता है। यहाँ पर कंप्लीट हुआ समसूत्री विभाजन। मिलेंगे अगली कक्षा में अर्धसूत्री विभाजन के साथ। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।